हीरा जी हैं। सागर जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो सागर जी, आप ही का रिएक्शन मैं चाह रहा हूं। अब तक का जो अपडेट है दतिया के उपचुनाव का, पहला रिएक्शन आपका अभी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित दल है। और जनता जनार्दन का फैसला लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम्म। और हर राउंड के आंकड़ों को हमने बहुत खूबसूरती से देखा, उनका आकलन भी किया। पहले राउंड के बाद इनकी लीड बढ़ी और अभी जो हमें दिखाई देता है 12,000 से ज्यादा की है। तो इस पर हमारी पार्टी आगे भी समीक्षा करेगी। लेकिन पराग जी, सबसे पहली बात समझने वाली है कि राजनीतिक नैतिकता और नियत का सवाल आज भी कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आज जो कांग्रेस सुबह से हम डिबेट में कई बार देख रहे हैं, तो 12,000 वोटों का ये आंकड़ा जो उनके भीतर का अंतर कला है और उनकी संगठन की जो नोटंकी कल रात को हमने देखी, क्या उसको छुपा सकता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, सबसे पहले चुनाव खत्म होने से पूर्व ही इन्होंने अपने जो जिनके नाम पर ये मांगते रहे, वोट लड़े, वोट मांगे, इनको दिखा करके पूरे चुनाव में घूमे, ऐसे राजेंद्र भारती जी को इन्होंने निष्कासित कर दिया। तो हम्म। क्या इस सच्चाई से कांग्रेस भाग पाएगी? मुझे एक बात उनसे पूछनी है, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो, कि क्या उनको उनकी जीत पे भरोसा कल कम था? उन्हें लगा था कि हार का ठीकरा किसी न किसी प्लेस पर फोड़ना पड़ेगा? तो ये जो बर्खास्तगी है बेसिकली साबित करती है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और अंतरकलह किस कदर जमीन उनकी किस कदर उस पर हावी हो चुकी है। तो जीतू पटवारी जी का ठीक डर है। भी सामने आया। जी। ठीक है सर, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं है, जुड़ेंगे तो ज़रूर हम आमना सामना आपका कराएंगे, उनके साथ सवाल भी पूछेंगे उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो ये है कि एक बड़ा संदेश क्या इस कांग्रेस की जीत से गया है, क्योंकि जीतू पटवारी का रिएक्शन तो कुछ इसी तरीके से है। मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ रमेश शर्मा जी आपसे, क्या राजनीतिक संदेश है इन नतीजों का? देखिए, मोटे तौर पर ये नतीजे का जो संदेश है, ये भाजपा के लिए एक बड़ा संदेश है। हम्म। भाजपा जिन विकास की बात चल रही थी, अपन ने डिबेट में भी, इससे पहले भी कई डिबेटों में चर्चा की। जी। इस चुनाव प्रचार में सकारात्मक मुद्दों की बात कम हुई है, नकारात्मक मुद्दों की बात ज्यादा हुई है। इसमें कुछ कोई शक नहीं कि भाजपा के शासन में दतिया का विकास का स्वरूप बदला है। हम्म। लेकिन उसके बाद भी यदि जनता ने विकास के स्वरूप को नकार करके कांग्रेस को पसंद किया, 2023 में भी कांग्रेस को पसंद किया और अभी भी कांग्रेस को पसंद किया, हम्म। तो भाजपा को यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज थी। 2023 में अगर देखें तो भाजपा पूरे प्रदेश में 160-62 सीटें जीती थी। हम्म। उनकी एक प्रकार से लहर थी। दतिया में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर के तनाव था, एक टिकट काट करके उन्होंने दूसरा दिया था। उसके बाद अगर कांग्रेस ने वो सीट निकाल ली थी, तो स्वाभाविक रूप से इस बार बाई इलेक्शन के चुनाव में यह भाजपा को बहुत विचार करके अपना उम्मीदवार उतारना था और उम्मीदवार उतार करके उन सारे कारणों पर विराम लगाना था। तो मुझे लग रहा है कि आप ये देखिए कि 2023 के बाद ये तीसरा उपचुनाव है। एक विजयपुर में उपचुनाव हुआ, बुधनी में उपचुनाव हुआ और दतिया में उपचुनाव हुआ। कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे, बुधनी सीट अगर जीत तो ली है भाजपा ने, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कम हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को अब जमीनी स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। ये जो विजयपुर से एक लाइन चली है, और ये अगर भाजपा ने इस पर विचार नहीं किया तो मान करके चलिए कि इसका प्रभाव 2028 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। एक बात हुई। दूसरी बात, चुनावी मुद्दों को लेकर के मुझे एक चिंताजनक बात यह दिखती है। चुनावी मुद्दों में यदि नकारात्मक बिंदु ज्यादा होंगे, जातिवाद की बातचीत ज्यादा होगी, और कहीं ना कहीं तो ये जो बातें हैं, ये समाज की भिखाऊ की है। तो मुझे इस चुनाव के प्रचार में राष्ट्रनीति का थोड़ा सा अभाव दिखा, राजनीति ज्यादा दिखी। कई बार गटर की सफाई के लिए नीचे उतरना है। तो कुल मिलाकर के किस प्रकार की राजनीति है और उसका करना और किस प्रकार उत्तर करना, ये कहीं ना कहीं ये विचार करना होगा। और मैं समझता हूं ये चुनाव में बहुत आश्चर्यजनक रहा दतिया का उपचुनाव। जिस तरीके से टिकट वितरण से पहले दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवारों के चेहरे लगभग सामने आए थे, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उन चेहरों को
पीछे किया और नए चेहरे लेकर के सामने आए। दोनों ही पार्टियों में भीतर घात रही, दोनों ही पार्टियों में असंतोष रहा और आखिरी दिन तक उस असंतोष को ठीक करने में दोनों ही पार्टियां लगी रही। तीसरी एक और जो इस चुनाव में एक नयापन देखने को मिला, जी सामान्य है जब चुनाव कोई प्रतिष्ठा का बनता है तो उसमें मतदान का, लेकिन इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत गिरा है। ये भी एक बहुत दिलचस्प बात रही। और उसके बाद फिर अब पहले और 2 राउंड छोड़ दीजिए, बाकी तीसरे राउंड से कांग्रेस अपना उम्मीदवार ने अपनी जो बढ़त बनाना शुरू की है वो निरंतर बढ़ी हुई है। अब ये बढ़त कब, चूंकि 15 या 16 राउंड होना है, 12 राउंड हो चुके हैं, अब ये बढ़त कब कवर हो पाएगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर के ये सीट कांग्रेस ने जीत ली है। भाजपा के लिए कई प्रश्न छोड़े हैं जिस पर भाजपा को अब विचार करना है। जी सागर जी, देखिए रमेश जी ने जो बातें कही वो मुझे लग रहा है कि उन्हें समझने की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन कांग्रेस की कमियां हम इसलिए शायद ढक जाएंगी उनकी नज़र में क्योंकि उन्होंने इस सीट को जीत लिया और जाहिर है कि अब बहुत बड़ा उलटफेर कोई होना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर भी एक बड़ी खींचतान देखने को मिली और वो खींचतान पार्टी से निकलकर, संगठन से निकलकर सड़कों तक आई। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी इस पर भी विचार करेगी कि कुछ फैसले जिन पर बहुत सोच समझकर विचार करना था, कुछ रणनीतियों में कमी रही होगी, या फिर क्या इसके पीछे की वजह आप लोग मान रहे हैं? नहीं, देखिए, विचार तो सभी दृष्टिकोण से किया जाएगा, समग्र दृष्टिकोण से विचार होगा। और एक विषय पे मैं जरूर ध्यान देना चाहूंगा। मैं खुद दतिया रहा और मैंने वहां की जनता से व्यक्तिगत संवाद भी किया और वहां जो इनर करंट था उसे महसूस भी किया। वहां पर कांग्रेस के अगेंस्ट एक जनाक्रोश का भाव था, लेकिन हमारे जो वोटर्स थे वो टर्न नहीं हो पाए। यहाँ एक कमी हमसे रही है और यदि कहीं हमें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो भाजपा आत्ममंथन करने वाली पार्टी है। हम जनता के बीच पुनः जाएंगे, कारण समझेंगे और उन्हें दूर भी करेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण कार्य संस्कृति भी है। और हमें यह भी याद रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी समग्र विकास करने के बावजूद भी दतिया क्षेत्र का, हमें वहां पर राजेंद्र भारती जी के सामने नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव वहां की जनता ने हरा दिया था। तो बेसिकली वहां जो पूरा एंटायर एटमॉस्फेयर दतिया शहर का है वो कांग्रेस समर्थित रहा है। इस बार भी उनके प्रति वहां कुछ सहानुभूति थी, वोटिंग परसेंटेज भी कुछ कम रहा, ये भी एक कारण बन सकता है। तो पूरी तरीके से विचार किया जाएगा कि कहाँ गलती हुई, क्यों हमारा जो वोटर था वो टर्न नहीं हो पाया, और यदि वोटर में किसी प्रकार का कोई असंतोष सरकार को लेकर है तो उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे, उसे भी दूर करेंगे। इस चुनाव से हमें विशेष तौर से समझ में आएगा कि जनता के बीच का जो इनर करंट है उसको मूल तरीके से समझने में, अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसे ठीक करने का भी हमारे लिए एक अवसर है। और इसीलिए हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। और हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुसरण करने वाले दल हैं। तो अटल बिहारी जी की एक पंक्ति है, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। जो भी जनता ने जनादेश दिया उसका स्वीकार है, और लोकतंत्र में हर चुनाव का परिणाम जनता ही तय करती है। हम उसका सम्मान करते हैं, सहर्ष सम्मान करते हैं। ये सिरोधारी करने वाला जनादेश है और हम विकास के लिए काम करते रहेंगे। ये दतिया की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि वहां हमने विशेष रूप से देखा कि जो प्रत्याशी को अभी जनता चुन रही है वहां की दतिया के ही लोगों ने हमें कहा कि वो अपने महल का नहीं विकास करा पाए, उसका जीर्णोद्धार उन्होंने नहीं करा। जो दतिया की विरासत है तो वो शहर का तो क्या ही करेंगे। लेकिन आशान्वित निगाहों से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार पर ही देख रही है। 2.5 वर्ष का समय है। दतिया की जनता को मैं आश्वस्त करूंगा कि ये 2.5 साल जिस प्रकार राजेंद्र भारती जी के कालखंड में वो विकास से कटे रहे, दूर रहे, मोहन यादव जी की सरकार का प्रयास रहेगा कि दतिया की जनता हमारे लिए सर्वोपरि और उनके लिए विकास कार्य किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, और हम सतत उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। जी पराग जी। रमेश जी, क्या ये चुनाव तय कर रहा है मध्य प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को? चूंकि जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि इस चुनाव से बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश में चेहरा बेनकाब हुआ, भ्रष्टाचार या फिर अराजकता की बात उन्होंने कही है अपने बयान में। देखिए, मोटे तौर पर अब चूंकि कांग्रेस जीत गई है तो वो कांग्रेस जीत की ओर जब बढ़ रही है तो वो अपनी हिसाब से बात करेंगे। लेकिन 2 बातें यहाँ पर जरूर है। कहीं ना कहीं इस समय जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उस सरकार को 2-3 बातों पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जी।
एक तो कहीं प्रशासनिक बनावट की आवश्यकता है, लाइन ऑर्डर के कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ इस बीच में, इस मध्य भारत में लोग बंदूकें लेकर के निकल करके अपहरण करने लगे हैं, अपहरण, लड़कियों का अपहरण करने लगे हैं, लूट करने लगे हैं। एक समय हुआ करता था जब इस तरह की खबरें आया करती थी, लेकिन कहीं न कहीं स्वराज की सरकार के बाद आकर के जो कंट्रोल हुआ था, वो एक फिर से खबरें उस तरीके से बढ़ी। एक तो लाइन ऑर्डर की उसको कंट्रोल करना, ये जो पुलिस लगी रहती है चौराहे पर सीट बेल्ट के चालान करने और इसके करने और हेलमेट के चालान करने, इसके बजाय गुंडों पर कंट्रोल करने का जो काम होना चाहिए था वो होना चाहिए। तो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना सरकार। और दूसरा, कुछ समस्याएं हर साल आती हैं इस साल, चूंकि अब धीरे धीरे करके समाज भी और राजनीति भी मीडिया ओरिएंटेड हो गई, तो मीडिया ओरिएंटेड होने से विपक्ष भी एक छोटी सी बात को खूब बढ़ा करके प्रचार करता है। मान लीजिए अगर हमको पता है कि अब खाद की जरूरत पूरी होना है, जरूरत लगना है, तो उसके लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं, क्यों आखिर वो लंबी लंबी कतारें लगती हैं। किसान अगर मंडी में आता है तो लंबी लंबी कतारें क्यों लगती हैं, उसकी पहले से व्यवस्था उसकी क्या हो ताकि वो भीड़ ना लगे और कहीं ना कहीं और ये एक अचानक शोर जैसी स्थिति ना बने। तीसरी बात, संगठन के स्तर पर रणनीति पर विचार करना चाहिए। जिन नकारात्मक मुद्दों का विपक्ष प्रचार करता है सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए, कई राजनीति जमाना चला गया जब लोग केवल सकारात्मक बात करते थे और अपनी बात करते थे कि हम आपके लिए क्या करेंगे। अब जमाना दूसरा है, अब दूसरे के चेहरे पर शाही पोतने का जमाना है। तो इस जमाने में जो नकारात्मक राजनीति को किस प्रकार काउंटर किया जाना चाहिए, मुझे लग रहा है इस पर भी भाजपा को नए सिरे से विचार करना। दतिया तो सीट छोड़ दीजिए, अगर बांकीपुर में सीट भाजपा हार रही है तो मैं समझता हूं ये भाजपा के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए, न केवल 2018 बल्कि 2029 के लिए भी बहुत विचारणीय, पर्याप्त समय है अभी, ढंग से इसको भी करें। केवल दिखावट और सजावट, रोज नया उत्सव कि इतना आज ये हो रहा है आज वो, तो इन उत्सव धर्मिता से निपट करके कहीं ना कहीं जमीन पर विधायक उतरे, जमीन पर पंच सरपंच उतरे, मंत्री जाए, कितने मंत्री रात में अभी उनके यहाँ रात बिताते हैं गांव में जाकर के। तो कुल मिलाकर के जमीन के स्तर पर काम करना, विधायक गांव में जाकर के रात बिताए, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा भाजपा को। बांकीपुर और दतिया से भाजपा संगठन और सरकार दोनों को बड़ा संदेश है ये। जी सागर जी, एक रेशियो इस पर मैं चाह रहा हूँ, चूंकि रमेश जी ने बड़ी बात कही है और आप भी कह रहे हैं कि देखिए विचार तो होगा ही अब, लेकिन वाकई में अब ये 2 सीटें जिन पर सबकी नजरें थीं, और अगर यहाँ पर अब खासकर दतिया की अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि दतिया में अब जनता ये चाहती है कि हम कांग्रेस को ही जिताएं, क्योंकि 23 में भी कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई और अब उपचुनाव में भी कांग्रेस की ही जीत हुई है, तो वहां पर क्या चीजें हैं जो आप लोग भांप नहीं पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दतिया की जनता ने विकास की जगह अगर कांग्रेस को चुना है तो ये हमारे लिए एक विचार करने का विषय तो ही जी। और हम आत्ममंथन से डरते नहीं हैं। भाजपा उन दलों में है जो हार की स्थिति में भी संगठनात्मक समीक्षाएं करती है, कार्यकर्ताओं से संवाद करती है, अपनी कमियों को सुधारने का सतत प्रयास करती है। तो जनताओं से भी हम जनता से जाकर संवाद करेंगे, क्या मेन मुद्दे रहे, जो हमसे गलतियां रही उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और दूसरा, माननीय रमेश जी ने जिस विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, इस पर भी पूरा कंसंट्रेशन रहेगा कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की जनता के कोई भी मुद्दे सरकार से अनछुए न रहे, क्योंकि जनता की किसी भी उसके मुद्दों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो वो एक सुशासन की सरकार का मॉडल प्रस्तुत नहीं करती है। और मोहन यादव जी की सरकार बिल्कुल 360 डिग्री काम करने वाली संवेदनशील सरकार है, जो हर विषय पर ध्यान देती है। और दूसरा कि एक सीट से पूरे के पूरे प्रदेश का आकलन करना बिल्कुल ठीक नहीं होता। ये जो दतिया की सीट है पूर्व में हमारे पास नहीं थी, 2.5 साल पहले भी यहाँ पर कांग्रेस ही जीती थी। अभी भाजपा को अगर 2.5 वर्ष काम करने का मौका मिलता तो विकास की गति कुछ और होती, हालांकि प्रयास हमारा अभी भी होगा। तो किसी भी एक विधानसभा के उपचुनाव के आधार पर यह कहना कि जनता ने सरकार की विचारधारा को नकारा, राजनीतिक रूप से मुझे लगता है अतिशयोक्ति होती है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अभी हम लास्ट इलेक्शन में देखें तो पूरे प्रदेश के अंदर 29 से 29 सीटें हम जीत कर आए थे। तो सरकार के काम और चुनावी परिणाम, ये अलग अलग बातें होती हैं पराग जी। कभी कभी सरकार की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, किसानों और युवाओं के लिए जो हमारी योजना है, जैसे लंबी अवधि के मुद्दे हैं। तो किसी भी एक उपचुनाव का परिणाम यानी सबका अंतिम मूल्यांकन नहीं होता। हम जनता के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हार या जीत भारतीय जनता पार्टी की सुशासन के मॉडल को नहीं रोकने वाले। और दतिया की जनता के लिए भी विशेष तौर से हम संवेदनशीलता से काम करेंगे। ठीक है सागर जी, आप बने रहिए, रमेश जी आप भी बने रहिए।
एक तस्वीर दिखाते हैं जरा भोपाल से। कांग्रेस के दफ्तर में मेलोडी बांटी जा रही है। दतिया में नतीजे आ रहे हैं। कुणाल चौधरी चॉकलेट बांट रहे हैं। कुणाल जी, मिठाई तो हमने देखी थी, मावे की मिठाई देखी थी, आज चॉकलेट बांट रहे हैं, वो भी मेलोडी बांट रहे देखो, हैं। विशेष ओकेजन पे मेलोडी बांटी जाती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को खिलाई तो कोई विशेष ओकेजन होगा। तो इसलिए हम भी देख रहे हैं कि जब जनता ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ हरा दिया, जनता ने जब इनके बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा का बूथ हरा दिया, कर्ज क्राइम करप्शन की सरकार को सबक सिखा दिया, जनता ने इनको जब सबक सिखाने का मन बना दिया, तो हम भी मेलोडी खा के देख रहे हैं। कुणाल जी, आज मेलोडी चॉकलेटी है कि मीठी है? ये चॉकलेट मीठी है, थोड़ा शुगर ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम करना चाहिए इसको। क्या हमने खा के देख ली इसको। क्या दो बड़े बूथ थे दतिया में जो कांग्रेस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनका हार गए और यहाँ पे भी हार गए। 100% जनता मन बना चुकी है इनको हटाने। देखिए, मेलोडी बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मेलोडी चॉकलेटी के साथ साथ मीठी भी है, क्योंकि आज जो मेलोडी है वो कांग्रेस की जीत पर बांटी जा रही है। कुणाल चौधरी कह रहे थे कि देश की जनता ने भी मन बना लिया है। दतिया में भी जो सबसे महत्वपूर्ण दो बूथ थे, जिनमें खुद एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बूथ था, एक बूथ था जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष का था, एक तो वहां पर भी कांग्रेस को जीत मिली। तो दूसरी तरफ बांकीपुर में जहां जो सीट पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की थी, उनकी सीट पर भी जो है वो बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही। तो उसका भी जश्न कहीं ना कहीं साथ में मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। सहयोगी संजय नामदेव के साथ प्रखर जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। देखिए, कांग्रेस के आप कार्यकर्ताओं को देख रहे थे, प्रखर हमारे संवाददाता ग्राउंड पर थे, उन्होंने बातचीत वहां पर कांग्रेस के जश्न पर की। मेलोडी टॉफी एक दूसरे को वहां बांटी जा रही है और जिक्र भी किया उन्होंने प्रधानमंत्री का कि जब प्रधानमंत्री किसी और देश के प्रमुख को मेलोडी दे सकते हैं तो फिर हम भी जश्न मना सकते हैं मेलोडी एक दूसरे को खिलाकर। तो सब अपने अपने तरीके से इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तस्वीरें आप ज़रा देखिए, कांग्रेस का झंडा हाथ में है, तस्वीर है जीतू पटवारी की नज़र आ रही है और खुशी है चूँकि दतिया का उपचुनाव कांग्रेस ने जीत लिया है। 2023 में भी राजेंद्र भारती कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से जीते थे, उसके बाद उनकी जब सदस्यता गई तो फिर उपचुनाव हुआ और अब उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने इस सीट को जीत लिया, जीत की ओर अग्रसर है, ये हम कह सकते हैं अभी। और कांग्रेस पार्टी से सीताराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सीताराम जी आपका। और सागर कसेरा जी और रमेश शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीताराम जी, कैसे देख रहे हैं इस जश्न को? चूंकि अब तो हम देख रहे हैं भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में या कार्यकर्ता वो मेलोडी एक दूसरे को बांट रहे हैं। पहला रिएक्शन सर आपका। सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को, आपको सहित सभी को कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। जी, सीताराम जी आप म्यूट हो गए क्या? आपकी आवाज एकदम से रुक गई है, एक बार चेक करिए प्लीज, आप म्यूट तो नहीं हो गए? वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया था। हाँ। आज भी माई की लकड़ी से हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, चलिए, मुझे लगता है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है, एक बार फिर से हम कनेक्ट हो रहे हैं। सीताराम जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं सीताराम जी आपके पास लौटूंगा। कनेक्शन में एरर आ रहा है, नेटवर्क का इशू, एक बार इसको हम ठीक कर लेते हैं पहले। रमेश शर्मा जी एक रिएक्शन सर आपका मैं चाह रहा हूं, क्योंकि क्या ये माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं कि चलिए मोदी के नाम पर वोट तो मिल ही जाएगा। क्या कहीं कहीं पर इस तरह की चीजें भी नजर आती हैं? पिछले चुनावों को हम देख लें, जहां पर जिन भी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, या फिर यहां पर बांकीपुर हम देखें या दतिया को हम देख लें। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। एक समय भाजपा का जो कार्यकर्ता था वो चेहरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, कार्यकर्ता था और वो बिल्कुल जमीन से जट करके काम करता था। कई बार चुनाव प्रचार के दिनों में
वो जो भुने चने होते हैं और वो जो लाई होती है और उसको गुड़ के साथ खा करके वो काम से निकल जाता था। ये मैंने अपने आंख से देखा। वो परवाह नहीं करता था कि वो भोजन कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन उसके काम को देख रहा है नहीं देख रहा है, वो काम उसमें अपने जुटा रहता था। लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ी सी पीढ़ियों में जब परिवर्तन आया, बीच बीच में भाजपा ने एक रणनीति अपनाई, कार्यकर्ता के श्रम के साथ साथ नेतृत्व का भी चेहरा हो। तो नेतृत्व का चेहरा आपका फ्रेम चला गया। कार्यकर्ता का, सर देखिए हम ओके सर ओके। रमेश जी आप बोलिए, दोनों आप के बोलिए। साथ फिर भाजपा ने आगे बढ़ना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता जिस श्रम और समर्पण के लिए जाना जाता था उसमें थोड़ी कम आई और मोदी जी के चेहरे पर वो ज्यादा डिपेंड होने लगा। प्रदेशों में भी आप अगर देखें तो वो मुख्यमंत्री के काम पर और नीतियों पर, वो बड़े नेताओं के भाषण पर ज्यादा केंद्रित होने लगा। कहीं ना कहीं फोटो की जो स्पर्धा है वो भाजपा में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसका एक कारण है। इसका सबसे, अगर हम दतिया के संदर्भ में भी देखें, आखिर वो क्या कारण था जिसके कारण भाजपा का कार्यकर्ता वोटर को नहीं निकाल पाया और 2023 की तुलना में 7-8% मतदान कम हुआ। तो सामान्य तौर पर जो मानकर के लिए मतदाता जो कम हुआ है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को ही हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है। तीसरी एक और बात ये देख रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी देखी हमने, विधानसभा चुनाव में भी कई देखी थी, कहीं ना कहीं इस चुनाव ने जातिवाद मुद्दे को दूसरे सारे मुद्दों को दबाया। जिस प्रकार दामोदर यादव जी को जो वोट मिले हैं, वोटों की संख्या मिली है, प्रतिशत मिला है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद के प्रभाव का प्रतिशत है। तो मैं समझता हूं जातिवाद के प्रभाव से अगर दामोदर यादव जी को प्लस में वोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से भाजपा और कांग्रेस को नकारात्मक वोट भी मिले होंगे, जिसका ज्यादा नुकसान भाजपा को ज्यादा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूं ये जो दूरदर्शीपूर्ण राजनीतिक चिंतन करने के साथ काम करना, चिंतन करने के साथ किस व्यक्ति को कौन सा मुद्दा उठाना, मैं समझता हूं उस रणनीति थी भाजपा में। मुझे कई दिनों से उस अभाव दिख रहा है। एक बाकायदा टीम बैठती थी भाजपा में जो इन सारी चीजों विचार करके मार्गदर्शन थी। भाजपा को आमूल परिवर्तन अपनी कार्यशैली में करना होगा, ये साधारण नहीं है। वो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि एक विधानसभा का उपचुनाव, मैंने कहा कि विजयपुर का वोट घटना, बुधनी का वोट घटना, दतिया का वोट घटना, बांदीपुर का वोट घटना, ये संकेत कहीं ना कहीं भविष्य में अतिरिक्त सहारे लिए मिल रहे हैं। जी ठीक है। सीताराम जी जुड़ गए हमारे साथ। सर आप प्लीज अपनी बात पूरी करिए। मेरा निवेदन यह है सर कहने का कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2000 क्या आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी क्या जनादेश है? हिटलरशाही चला रहे हैं देश के अंदर। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। मैं मेरे आदरणीय मेरे देश के प्रधानमंत्री कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो गार्जियन होता है, जो देश को चला रहा है, आप प्रधानमंत्री है देश के, आप गार्जियन है पूरे देश। आप कौन होते हैं? आप अपन लोग सार्वजनिक जीवन जीने वाले, किसी से ये कहने वाले कि आप हमसे माफी मांगो। बच्चे हैं, अगर उनने 2 बात कह दी है, अगर अपने घर का बच्चा अगर 2 बात कह देता है तो क्या अपन उसको मारेंगे? क्या उसको टार्चर करेंगे? ऐसा नहीं होता। आज ये युवा जो ये सरकार की तानाशाही के खिलाफ उतरा। आज एक बात बता दीजिए, पूरे देश में कौन सा व्यक्ति है जो परेशान नहीं है? किसान परेशान है। आ रहा हूं सागर जी। ठीक है, आदमी परेशान है। ठीक है सीताराम जी, क्या जैनजी का असर आ गया क्या दतिया उपचुनाव पर? सीताराम जी आप कह रहे हैं जैनजी का असर है ये? बिल्कुल है, किसान का असर है, जेनजी का असर है, बेरोजगारी का असर है। लेकिन सागर जी जुड़े हैं हमारे साथ, वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि देखिए कितना सिर्फ टबुल आपकी पार्टी में हुआ है। हमारी पार्टी में हुआ। कल रात की बात है सीताराम जी, आप जीत से इसको डिफेंड कैसे करेंगे? चलिए पराग जी मैं जवाब दे दूं। अगर चलनी सुपड़ी से पूछे कि तेरे में छेद है, ये तो वही वाली बात हुई।
अरे भैया हमारे पास है क्या जो ठीक है। सीताराम जी वही कर रहे थे आप अभी। हाँ। सीताराम जी थोड़ी देर पहले शक्ति बनकर चुपचाप से पूछने का प्रयास कर रहे थे आप अभी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस वीडियो का आपने हवाला दिया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्धरात्रि में जो वीडियो जारी किया था उसके अंदर उन्होंने जेन जी को माफी मांगने के लिए नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने भारत की जनता से और उन युवाओं से माफी मांगते हुए उनको माफ किया है। उन्होंने कहा है कि गलती हो जाती है, आपने गालियां दी है, बड़े हृदय की कथा को माफ करते हैं। और उन्होंने अपील करी है सीताराम जी कि देश के हर व्यक्ति को उनको माफ करना चाहिए। वो युवाओं की गलती नहीं है, आपके जैसे पार्टी में बैठे पदाधिकारियों की गलती है जिन्होंने उन युवाओं को बरगला करके भारत की बेटियों को गाली बकवाने तक का काम किया, उनको मति भ्रम करके उनसे मां बहन की गाली सड़कों में बकवा दी। और ये हम चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको अराजकता फैलाने का जो द्वेष रखना चाहते हैं, तो भारत की जनता के माध्यम से जब सड़कों पे दिखता है तो आपको बड़ी खुशी होती है सीताराम जी। और इसीलिए छलनी के छेद टुकड़े से पूछने का प्रयास कर रही है कि तुमने छेद कितने हैं। सीताराम जी आज मेलोडी खाने का दिन है, मेलोडी खाइए, मैं भी एक मेलोडी का पैकेट गिफ्ट करता हूँ, आप खाइए, अपने शुगर की डायबिटीज का ध्यान रखते हुए खाइए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कहीं दतिया की जीत आपको डायबिटीज का असर इस प्रकार से न दे दे कि जब आप मध्य प्रदेश का आगामी चुनाव हारे तब आपको यही मेलोडी की आवश्यकता दोबारा नजर आए। तो आपको समझने की जरूरत है कि हम अपनी भावनाओं के आवेश में इतना रस हो जाए कि हम जनता के विषय को समझने के मानो पूरा प्रदेश का जनादेश कांग्रेस को मिल गया। लेकिन यही कांग्रेस लोकसभा विधानसभा कई राज्यों में चुनाव हारने पर ईवीएम समीक्षाओं पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, एक एक करके सीताराम जी ठीक है सर, ठीक है, कांग्रेस को दोष देंगे, ठीक है, मंथन करते हैं, हम आत्मंथन करेंगे और हम देखेंगे हमसे कहां कमी और जनता की अदालत में जाकर दोबारा से उनके काम के लिए